नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा हटकर एक इंटरेस्टिंग राइड कंपैरिजन लेकर हाजिर हूं। आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं अपडेटेड 2026 बजाज पल्सर 220F को विथ 2026 टीवीएस रॉनिन 225 के साथ। अब देखिए, 220 सीसी अप्रॉक्स 225 सीसी दोनों में ऑयल कूल आप लोगों को मिलता है। भले यहां पर आप लोगों को ये थोड़ी सी स्पोर्ट वाली फील देती है 220, लेकिन आज भी लोग इसे लॉन्ग टूर्स के लिए पसंद करते हैं और इसको तो बनाया गया रॉनिन को क्रूजिंग के लिए। तो यहां पर क्योंकि दोनों में ही ऑयल कूल है, प्राइस में भी दोनों में आप लोगों को काफी यहां पर डिफरेंस दिखता है। कुछ चीजें काफी सिमिलर है, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज, कुछ चीज आपको यहां पर काफी डिफरेंट भी दिखती है और इसीलिए यहां पर एक कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि दोनों बाइक में से खरीदना कौन सा सही होगा। और इसी डाउट को आज मैं आप लोगों के लिए यहां पर दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा यहां पर दोनों बाइक में चीजें कितनी सिमिलर है, कितनी यहां पर डिफरेंट है, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज, ताकि वीडियो के अंत तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर खरीदना है तो रॉनिन खरीदना सही होगा या फिर यहां पर पल्सर 220F। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहां पर बजाज केटीएम या फिर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम्स को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों बाइक की छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहां पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि जो की डिफरेंसेस या फिर सिमिलैरिटीज है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले लुक अगर आप लोग देख रहे हैं, पल्सर 220F थोड़ी सी ज़्यादा लंबी फील होगी रॉनिन के मुकाबले, लेकिन हाँ, फील में डिफरेंस है। रॉनिन में आप लोगों को थोड़ी सी रिलैक्स्ड, थोड़ी सी आप कह सकते हैं क्लासिक, थोड़ी सी स्क्रैम्बलर वाली जो फील है वो आप लोग यहाँ पर रॉनिन में मिल जाएगा। पल्सर 220F ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो एक स्पोर्टी वाला जो फील है ये आपको मिल जाएगा। ये इसको आप टूरर कह सकते हैं, क्रूजर, और इसको आप लोग यहाँ पर स्पोर्ट्स टूरर बिल्कुल कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग इसको स्ट्रीट बाइक भी बिल्कुल कह सकते हैं। पल्सर 220F में एक ही वेरिएंट आपको मिलता है, 4 कलर के साथ आप लोग को मिल जाएगा। रॉनिन में जब आप लोग आ रहे हैं, बेस मॉडल में आप लोग को 3 कलर मिलेगा, वहाँ पर आप लोगों को विदाउट ब्लूटूथ सिंगल चैनल बेस मिल जाएगा। मिड मॉडल में 2 कलर वेरिएंट आपको मिलेगा, विदाउट ब्लूटूथ डुअल चैनल बेस मिलेगा। टॉप मॉडल में आपको विद ब्लूटूथ डुअल चैनल बेस मिलेगा। यहाँ पर भी 2 कलर वेरिएंट है, ये मिडनाइट ब्लू कलर है, आप लोगों को यहाँ पर निम्बस ग्रे कलर भी मिल जाता है। और दोनों ही बाइक की 360 व्यू ऑफ द कलर आप कह सकते हैं ये आप लोगों को थ्रू आउट द वॉक अराउंड बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी प्राइस अगर आप लोग रॉनिन की देख रहे हैं, पल्सर से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को मतलब कम ज़्यादा मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ बेस मॉडल देख रहे हैं रॉनिन में, तो 1,58,000 के आसपास इसकी जो ऑनर प्राइस है वो स्टार्ट हो जाती है। बाकी अगर आप लोग इस टॉप मॉडल से अगर आप लोग यहाँ पर पल्सर 220F को मिला रहे हैं, तो मोटा मोटा 25,000 रुपीज़ आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब रॉनिन की 3 मॉडल में कितनी आप पे कर रहे हैं, पल्सर 220F में आप कितनी पे कर रहे हैं, एक्जैक्टली डिफरेंस वगैरह के बारे में आगे हम लोग बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल चीज़ें हमें यहाँ पर मिल क्या रहा है। अगर आप लोग देख रहे हैं रॉनिन में भी आप लोग को यहाँ पर ये जो वाइजर है टॉप मॉडल में आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मिल ही जाता है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को जो वाइजर है वो बिल्कुल मिलता है, दोनों में एलईडी हेडलैम्प तक का सेटअप है। लेकिन यहाँ पर पल्सर 220F में इस न्यू अपडेट में खास बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्टर जो है एलईडी का ये मिल गया, ताकि रात के टाइम में आप लोगों को अच्छी लाइट मिल सके। तो दोनों में लाइट से, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी और बेहतर लाइट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी एलईडी डीआरएल आप लोगों को दोनों में मिल जाएगा, एलईडी टर्न इंडिकेटर ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल मिल जाता है। बाकी सस्पेंशन की अगर यहाँ पर बात करी जाए, डिफरेंस आप लोगों के सामने है। वहाँ पर 37 तक का टेलीस्कोपिक फोक है, यहाँ पर आप लोगों को शोआ के ये जो यूएसडी फोक है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी टायर अगर आप लोग देख रहे हैं, अगेन आपको डिफरेंस मिलेगा। ब्रेकिंग में भी डिफरेंस है। टायर में वहाँ पर 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, यहाँ पर 110/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील मिलेगा। वहाँ पर डायमंड कट नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को जो डायमंड कट वाली चीज़ है फॉर बेटर लुक ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। ऑलरेडी मैंने कहा है टॉप मॉडल में आप लोगों को डुअल चैनल मिल जाएगा, 220F में अभी भी आप लोग को सिंगल चैनल एबीएस ही मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी डिस्क ब्रेक देख रहे हैं, यहाँ पर भी डिफरेंस है। 220F में आप लोगों को 280 तक का डिस्क ब्रेक मिलेगा विद नॉर्मल कैलिपर। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, अगेन नॉर्मल कैलिपर ही है। यहाँ पर आप लोगों को 300 तक का बड़ा से जो डिस्क है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। तो चाहे ब्रेक हो, चाहे सस्पेंशन या फिर टायर, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और इसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो टॉप मॉडल में 25,000 रुपये तक ज़्यादा पे कर रहे हैं, हल्की हल्की इन्हीं चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी होती है। बाकी कितनी फील में डिफरेंस है इसके बारे में तो आगे हम लोग चलाते हुए बात बिल्कुल करेंगे। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं इंजन कॉल, दोनों में आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर तगड़ा वाला बिल्कुल मिल जाता है। लेकिन इंजन के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 220cc सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व ऑयल कूल फिलेटेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। 20.4 PS की पावर, 18.55 न्यूटन मीटर यहाँ पर टॉर्क के साथ। बाकी यहाँ पर आप लोग को स्लिप एंड स्क्रैच नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप लोग को 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, 1 डाउन 4 अप। लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 225.9cc सिंगल सिलेंडर SOHC
4 वाल्व मिल रहा है, जो वहाँ पर आप लोगों को 2 वाल्व मिल रहा था, बाकी वहाँ पर भी ऑयल कूल था, यहाँ पर भी आप लोगों को ऑयल कूल का जो सेटअप है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी फ्यूल रेटेड इंजन तो आप लोगों को दोनों में ही मिल रहा है। पावर टॉर्क यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 20.4 पीएस का पावर मिल रहा था, यहाँ पर भी आप लोग को अप्रॉक्स 20 पीएस तक का पावर मिल रहा है, लेकिन हाँ वहाँ पर 18.55 न्यूटन मीटर टॉर्क था। यहाँ पर आप लोगों को अगेन 20 न्यूटन मीटर के अप्रॉक्स यहाँ पर जो टॉर्क है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी 5 स्पीड गियर बॉक्स यहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ जो आपको सुपर क्लच नहीं मिल रहा था यहाँ पर आप लोगों को कंपनी बिल्कुल ऑफर करती है। और क्योंकि यहाँ पर बात इंजन की हो रही है तो चलिए दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना दूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रॉनिन के साथ, लेकिन हाँ ये जो आप यहाँ पर मफलर कवर देख पा रहे हैं ये आप लोग को मेटालिक मिलता है। आवाज़ आप लोग सुन लीजिए। तो ये तो यहाँ पर रॉनिन की आवाज़। बाकी अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो पल्सर 220F है इसकी भी आवाज़ सुना देता हूँ। किसकी आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर बेहतरीन लगी है, नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर प्लीज़ बताइएगा। बाकी वहाँ पर आप लोगों को मफलर कवर आप देख सकते हैं साइड में आपको मिल रहा है, बाकी वो भी मेटालिक की है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर रियर व्यू देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, दोनों में जो टेल लैंप है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। मडगार्ड अगेन आप लोगों को सेटअप जो है डिफरेंट मिल रहा है, वहाँ पर लंबी सी मडगार्ड है इसलिए आपको टायर हगर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर टायर हगर मिल रहा है। अब मडगार्ड जो है काफ़ी स्लीक आप लोग को यहाँ पर समझ में आती है। 120/80 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये आपको 220F में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो सेटअप में आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा 130/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। वहाँ पर आपको डायमंड कट नहीं मिल रहा था, यहाँ पर आपको फॉर बेटर लुक डायमंड कट जो है फ्रंट की तरह रियर में भी आपको बिल्कुल मिल जाता है। वहाँ पर आप लोगों को 230 तक का डिस्क मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को 240 तक का डिस्क जो है ये आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को मोनोशॉक मिल रहा है और यहाँ पर आप लोगों को 220F में एंडोरेंस की जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। साइड व्यू की अगर बात करी जाए यहाँ पर आप लोगों को साड़ी गार्ड मिल रहा है, यहाँ पर भी आप लोगों को साड़ी गार्ड मिल जाएगा। दोनों में ही आप लोग देख सकते हैं आप लोग को ओपन सिस्टम जो ये आप लोगों को मिल जाएगा। मेन स्टैंड साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स 1 डाउन 4 अप ये आप लोगों को दोनों में बिल्कुल सिमिलर मिलता है। और एक्सेलरेशन टेस्ट आगे हम लोग यहाँ पर बिल्कुल टेस्ट करने ही वाले हैं, है ना। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सीट के बारे में बताऊँ तो वहाँ पर स्प्लिट सीट है और यहाँ पर आप लोगों को सिंगल सीट मिल रहा है। बाकी वहाँ पर स्पेस भी थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ पर स्पेस आपको थोड़ी सी कम फील हो सकती है। बाकी अगेन आप लोगों को यहाँ पर जो सीट हाइट है सेम मिल रहा है, 795 तक का दोनों में आपको मिलेगा। तो 5 तक की भी अगर आपकी हाइट है दोनों बाइक को आप लोग यूज़ कर पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर 14 लीटर का टैंक, वहाँ पर आप लोग को 15 लीटर का टैंक मिल रहा है और माइलेज वही 30-35 तक आप लोग यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई से बाइक ओनर रह चुके हैं आपको कि क्या एक्सपीरियंस है, कितना माइलेज आपको मिला है, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर 181 तक का, वहाँ पर 165 तक का आपको मिलेगा। अगेन वेट दोनों में आप लोगों को बिल्कुल इससे मिल रहा है 160 किलोग्राम तक का। और अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को ऊंची हैंडल बार मिलेगी, थोड़ी सी चौड़ी हैंडल बार है, वहाँ पर भी आपको चौड़ा मिल रहा है लेकिन वो आप लोगों को क्लिप ऑन मिल रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा झुक के बैठना होता है, स्पोर्टी फील वहाँ पर ज़्यादा, इसके बारे में आगे चलाते हुए बात करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को क्लच और जो ब्रेक लीवर है एडजस्टेबल मिलता है, वो चीज़ वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। हाई लो पासवर्ड के लिए स्विच, ब्लूटूथ एनेबल्ड टॉगल करने के लिए आई का बटन, टच सिग्नल और हॉर्न यहाँ पर काफ़ी लाउड मिलता है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को जो USB मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को किल स्विच मिल रहा है, मोड को चेंज करने के लिए यहाँ पर बटन आपको मिल जाएगा, इससे ABS कैलिब्रेट होती है, यहाँ पर स्पीड का कोई बात नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको हैजार्ड मिल रहा है जो आप लोगों को वहाँ पर मिल नहीं रहा है। और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर सुना दिया। थोड़ी सी ऑफसेट में आप लोगों को यहाँ पर ये जो ऑल डिजिटल ब्लूटूथ कंसोल ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कंप्लीटली यहाँ पर ये स्वाइप लेती है, प्लस यहाँ पर आप लोग को स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, गियर पोस्चर सेंसर मिल रहा है। गियर पोस्चर सेंसर वहाँ आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर ये ट्रिप A, ट्रिप B ये सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएगा। और क्योंकि ब्लूटूथ है तो अगर आप लोग यहाँ पर स्मार्ट कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउन इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ के साथ जोड़ता है तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में काफ़ी सही है और कितनी अच्छी रियर व्यू देती है इसके बारे में आगे हम लोग चलाते हुए बात करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कहा है कि क्लिप ऑन आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को USB मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है ये आपको मिल जाता है। हाई बीम, लो बीम, पासवर्ड के लिए यहाँ पर स्विच, टॉगल करने के लिए आप लोगों को M का बटन यहाँ पर मिल रहा है, टर्न सिग्नल और यहाँ पर भी आपको काफ़ी सही मिलता है। किल स्विच यहाँ पर मिल रहा है, प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच नहीं है, नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट मैंने आप लोगों को सुना दिया है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी मीटर कंसोल देख रहे हैं तो कंप्लीटली डिजिटल यहाँ पर भी आपको मिलेगा। आप लोग यहाँ पर भी अगर ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नेविगेशन या फिर कॉल SMS अलर्ट जो है यहाँ पर भी इस्तेमाल बिल्कुल कर पाते हैं। इसके अलावा आप लोग को स्पीडोमीटर, ओडोमीटर ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। गियर पोस्चर सेंसर नहीं है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से अभी यहाँ पर कहा था। बाकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप A, ट्रिप B यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। तो मोटा मोटा चीज़ें आप लोगों को दोनों बाइक में क्या मिल रहा है मैंने आपको बता दिया है। बाकी अब
प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने अभी कहा था 3 आप लोगों को यहाँ पर वेरिएंट मिल रहा है रॉनिन में। 1,58,000 से इसकी बेस मॉडल स्टार्ट होती है। मिड मॉडल 1,81,000 के आसपास आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर भी प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है मिड मॉडल में भी, मतलब आप कह सकते हैं जो आप लोग को 2 कलर वेरिएंट मिलता है उस हिसाब से। लेकिन टॉप मॉडल यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो 1,95,000 यहाँ पर आपको अप्रॉक्स पे करना होता है। वहीं अगर आप लोग पल्सर 220F पर आ रहे हैं, यहाँ पर जो LED अपडेट मिला है आप लोगों को, पहले 167 आपको पे करना होता था, अभी आप लोगों को 2 से 3 हज़ार रुपये ज़्यादा 1,70,000 के आसपास यहाँ पर अभी आप लोगों को ऑन रोड पे करना होता है। तो मोटा मोटा देखिए दोनों बाइक में यहाँ पर चीज़ें कितनी डिफरेंट है, कितनी सिमिलर है, मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब राइड पर चलते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे चलाते वक्त एग्जैक्ट फील में डिफरेंस आपको क्या मिलता है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस अपडेटेड 2026 बजाज पल्सर 220F। फिर हम लोग यहाँ पर रॉनिन पर जाएंगे। पहली बात तो यह है कि दोनों की सीट हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर आप लोगों को मिल जाता है, सेम मिल जाता है 795 तक का। अगर आपकी हाइट अराउंड यहाँ पर 5'5" तक की भी है तो भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल दोनों बाइक को आराम से आप राइड कर सकते हैं। बाकी रेयर फिटेड फुटपेक जो ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। हैंडल बार आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रेट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को क्लिप ऑन मिल रहा है। हल्का सा सामने की तरफ झुकना भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल हो रहा है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं पीछे बैठने के लिए जगह पिलियन के लिए हो या फिर आप अपने लिए जो जगह देख रहे हैं, स्पेस आप लोगों को यहाँ पर काफी सही बिल्कुल मिल जाता है। और सीट की कुशनिंग या फिर कंफर्ट अगर आप लोग देख रहे हैं काफी सही मिलेगा। बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड भी आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आती है। और चलिए अब यहाँ पर जो राइड है इसकी भी शुरुआत करते हैं। अब गियर पोजिशन सेंसर यहाँ पर आना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो फर्स्ट गियर पे मैंने इसको रख दिया है और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए टानने में तो भाई मजा आएगा आप लोगों को, है ना। मतलब 20.4 PS तक का पावर, 18.55 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाती है। और अभी तो मैं अकेला राइड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप पिलियन के साथ भी राइड कर रहे हैं ना तो भी आप लोगों को यहाँ पर पावर टॉर्क में कोई कमी वगैरह जो है आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग देखिए इस बाइक को हम में से कई भाई ऐसे हैं जो राइडर्स कहना सही होगा जो इसको लॉन्ग राइड पर भी लेके निकलते हैं। फिर भी मेरे हिसाब से अगर आप लोग कोई सामान वगैरह भी यहाँ पर लेके चल रहे हैं पिलियन के साथ तो भी मेरे ख्याल से इनफ पावर टॉर्क जो है ये बाइक आप लोगों को बिल्कुल समझाती है। कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए। बाकी क्लच अगर आप लोग देख रहे हैं इज ऑन द मिड साइड, नॉट वेरी सॉफ्ट, नॉट वेरी हार्ड। बाकी मेरे हिसाब से ये देखिए अब इंजन में तो कोई चेंज हुआ नहीं है। स्लीपर क्लच पहले भी नहीं मिलता था, अभी भी आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगा। बाकी हाँ अगर आप लोग यहाँ पर ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो आप या फिर डाउन शिफ्टिंग चाहे आप कुछ भी कर रहे हो मक्खन की तरफ कर सकते हैं जैसे पहले आप लोगों को मिला करता था। अब क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है यहाँ पर ये गियर क्लच इन सारी चीज़ों के बारे में, चलिए अब इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है इसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। crossed and 100। अब दोस्तों ये BS6 OBD 2 वाली इंजन ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं कहूँगा अगर आप BS3 4 वाले देखते थे वहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपको वाइब्रेशन मिलता था। मतलब देखिए वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन एक वाइब मिलता था। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्मूथ बन चुके हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी काफ़ी आप कह सकते हैं बात भी किया हुआ है कि अभी ये स्पेशली BS6 की जो OBD 2 इंजन आ रही है इसके साथ यहाँ पर स्मूथनेस और बढ़ी है। अगर मैं आपको बताऊँ ये हल्की सी जो वाइब मतलब नीचे इंजन जो है वो चल जाए आपको समझ में आ जाता है मोटा मोटा 80-85 के पास है। बट वो वाइब्रेशन नहीं, ऐसा नहीं कि उस वजह से बाइक को नहीं खरीदेंगे, वैसा वाला आपको फील नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। हाँ जब आप लोग 90, 95, 100 तक जा रहे हैं तो एक हल्का सा वाइब जो आप लोगों की जो रियर मतलब जो लेफ्ट फुट पे है वहां पर आप लोगों को हल्का सा समझ में आ जाता है। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में, नो प्रॉब्लम विद द स्टेबिलिटी एट ऑल। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड अब ये 200 मतलब 220 हम लोग लॉन्ग राइड्स पे भी निकल जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आप 80 से 90 के बीच में आप लोग इसको मान के चल सकते हैं। वैसे तो आप इससे ऊपर भी जा सकते हैं, 100 के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन एक स्वीट स्पॉट जो बन सकता है कंफर्टेबल क्रूजिंग के लिए वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। बाकी माइलेज यहाँ पर आप 35 मतलब मान के चलिए, बहुत प्यार से चला रहे हैं तो शायद 40, लेकिन 35 मान के चलने से यहाँ पर बेहतर हो सकता है। अगर आप लोगों को ज्यादा कम मिला ओनर रह चुके हैं यहाँ पे इस बाइक के तो नीचे आप लोग कमेंट पे लिखकर प्लीज बताइएगा। बाकी दोस्तों अब राइड कंपेयर करेंगे पल्सर 220F को विद दिस आप कह सकते हैं रॉनिन 225 को। बाकी देखिए सीट हाइट तो दोनों में बिल्कुल ही सेम मिलेगा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। बाकी सीट अगर आप लोग देख रहे हो ना 795 की सीट हाइट दोनों में है और 55 तक की हाइट यहाँ पर भी इनफ रहेगी अगर आप लोग इस बाइक को यहाँ पर राइड करना चाहते हैं तो कंफर्टेबली। बाकी सीट अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा आप लोगों को सॉफ्टर मिल सकती है, वहाँ पर भी कंफर्टेबल था, यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा सॉफ्टर आप लोग को मिल जाएगा। बाकी स्पेस अगर आप लोग देख रहे हैं ठीक ठाक है। अगर कोई एक बंदा हेल्दी है फिर पीछे एक कोई दूल्हा पतला बैठ रहा है, ठीक है, दोनों हेल्दी बैठ गए तो थोड़ी सी सीट की कमी आप लोग को यहाँ पर फील हो
सकती है। बाकी यहाँ पर सही बात क्या जानते हैं, अगर आप लोग एज अ राइडर इसमें अगर आप लोग राइड कर रहे हैं, हैंडल बार काफ़ी ऊंची है, आप लोग बिल्कुल अपराइट बैठे हैं, तो एक सूटेबल एक लॉन्ग राइड का जो पोजीशन है ना, ये आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी और बेहतर मिलती है। और चलिए अब यहाँ पर हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए मोड को यहाँ पर रेन नहीं अर्बन में ही रहने देते हैं। और ये यहाँ पर ABS कैलिब्रेट होती है। यहाँ पर देखिए गियर पोजिशन सेंसर आप लोगों को मिल रहा है, 3rd गियर। बाकी देखिए मैं कहूँगा इनिशियल में ना दोनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क समझ में नहीं आता। वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 18.5 न्यूटन मीटर टॉर्क, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बाकी पावर तो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है, 20-20 PS का पावर। ठीक है, एग्जैक्ट क्या है वो ऑलरेडी आप लोगों ने वॉक अराउंड के दौरान देख भी लिया था। बाकी इनिशियल फील में मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर मिला, लेकिन डेफिनेटली फील में डिफरेंस कहाँ है, ये जो क्लच आप देख पा रहे हैं, पहली बात तो ये कि एडजस्टेबल ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। प्लस आप लोगों को यहाँ पर स्टीपर क्लच मिलेगा, तो पीछे एक बार देख लेते हैं, कोई है नहीं। एक बार इसको 4th गियर में ले जाकर ये 4 से लेके 3 में देखिए क्लच छोड़ दिया, 2nd पे जाके क्लच छोड़ दिया है। ये देखिए चट झट जो मैंने क्लच छोड़ा है ना, 4 से 3, 3 से 2 मैंने किया है। तो यहाँ पर अगर स्लीपर क्लच ना होता ना तो रियर लॉक होकर स्लिप हो सकते थे, लेकिन वो यहाँ पर हुआ नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बात है कि हाई स्पीड में है, सामने कोई आ गया, रैपिड गियर डाउन करके ओवरऑल स्पीड आपको स्लो डाउन करना है, इंजन ब्रेकिंग आप करना चाहते हैं, वहाँ पर ये जो स्लीपर असिस्ट क्लच है ये काफ़ी हेल्प करती है। बाकी ये चीज़ आप लोगों को आप कह सकते हैं 220F में आप लोगों को मिल नहीं रहा है, तो डेफिनेटली एक एडवांटेज आप लोग यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं ओवर 220F अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं क्लच सॉफ्टवेयर है, डेफिनेटली वहाँ पर थोड़ी सी आपको हार्ड फील हो सकती है। मिड साइड पर वो भी ना सॉफ्ट नाट, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ पर आपको काफ़ी सॉफ्ट मिलेगा। बाकी अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग भी देख रहे हैं, एकदम ही हल्के से एफर्ट के साथ यहाँ पर भी अप या फिर डाउन शिफ्टिंग हो जाती है। एफर्ट मेरे ख्याल से वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा देना हो रहा है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं देना हो रहा है, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ पर एफर्ट अप या फिर डाउन शिफ्टिंग के लिए यहाँ पर आप और कम दे रहे हैं। बाकी देखिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन 1st गियर। Cross 60, crossed 80 and 100 crossed। बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर स्मूथनेस देख रहे हैं तो मैं कहूँगा देखिए यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, लेकिन स्मूथनेस के मामले में अगर आप लोग देख रहे हैं तो पल्सर 220 आपको थोड़ी सी बेहतर फील हो सकती है। वहाँ पर 85-90 तक भी बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा था, यहाँ पर वही 75-80 तक आप लोगों की फुटपेक पर एक वाइब आ जाती है यहाँ पर, तो ये एक डिफरेंस आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। बाकी देखिए अगर आप लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी देख रहे हैं, मैं कहूँगा यहाँ पर आपको और बेहतर ही मिल रहा है। 220 में भी काफ़ी से, लेकिन यहाँ पर आप लोग को और सही मिल रहा है। स्ट्रेट बिल्कुल इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को टायर जो थोड़ी सी चौड़ी मिलेगी, फ्रंट हो या रियर, अगर आप लोग 220F के मुकाबले देख रहे हैं तो। बाकी देखिए अगर आप लोग यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, यहाँ पर भी मैं वही कहूँगा 80, 90, 100 तक भी आप लोग क्रूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बट हाँ 80 से 90 के बीच में रखेंगे तो एक बेहतर एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा। बाकी देखिए अगर मैं यहाँ पर माइलेज कहूँ, ऑलरेडी मैंने कहा था मतलब 30-35 के बीच में दोनों में ही आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा एक और बात है, अगर आप लोग इंजन हीटिंग इशू देख रहे हैं, मेरे ख्याल से इसमें भी दोनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा लो गियर्स पे 1st 2nd गियर पे 5-10 की स्पीड पर अगर आप लोग दोनों बाइक को नहीं चला रहे तो दोनों में आप लोगों को इंजन हीटिंग की आज सच बहुत ज़्यादा कोई इशू जो है मेरे हिसाब से आप लोगों को फील नहीं होनी चाहिए। बाकी दोस्तों अगर आप लोग मुझसे समरी पूछे तो मैं कहूँगा देखिए इनिशियल या फिर मिड रेंज पर अगर आप लोग देख रहे हैं स्पीड, तो मैं कहूँगा दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप लोग टॉप स्पीड तक देखेंगे वहाँ पर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप लोगों को पल्सर 220 थोड़ी सी बेहतर स्पीड निकाल कर दे सकती है। और अब देखिए ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। अब इसको आप यूज़ कैसे करेंगे, पीछे वैसे कोई है नहीं, एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मान के चलिए टाइट आप यहाँ पर ट्रैफिक पर हैं, बार बार क्लस्टरल गियर चेंज कर रहे हैं, वहाँ पर माइलेज गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं मैंने 2nd गियर पर इसको डाल दिया है, 10-11 का स्पीड ले रही है, अपने आप आगे बढ़ रही है। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर अगर टाइट ट्रैफिक पर है जहाँ पर बार बार क्लस्टरल गियर चेंज कर रहे हैं तो जहाँ पर माइलेज गिरने की चांसेस है, उस जगह पर अगर आप लोग ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, अब क्योंकि बार बार क्लस्टरल गियर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर माइलेज जो वो और बेहतर होने की चांसेस बढ़ जाती है। बाकी ये चीज़ ना आप 1st से लेकर 5th गियर तक आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने 4th गियर पर जाकर मैंने क्लच टोटल यहाँ पर रिलीज कर दिया है, फिर भी देखिए 2nd गियर में 10-11 का ले रही थी, यहाँ पर 20 से 22 के बीच में स्पीड ले रही है और अपने आप यहाँ पर ये बढ़ रही है। बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि थोड़े मतलब यहाँ पर ये क्रूज कंट्रोल जैसे भी काम कर रही है ना। तो देखिए ये चीज़ आप लोग पल्सर में भी यूज़ कर पाएंगे, लेकिन इतनी स्मूथ तरीके से हर गियर में यूज़ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है।
बाकी अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग के बारे में बताऊं तो नहीं, पीछे कोई है नहीं। एक बार चेक करते हैं, एक बार इसको मोटा मोटा 60 के आसपास ले जाकर और ये 64 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। 280 एम का फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर ये जो डिस्क ब्रेक मिल रहा है, मैं कहूँगा लाजवाब ब्रेकिंग आपको देती है। ऐसा नहीं है कि डरा कर रोक लिए, लेकिन काफ़ी सही तरीके से आप लोगों को रोक देती है। जहाँ पर आप रोकना चाहें वहाँ पर ये रोक देगी। बाकी अभी तो चलिए मुझे एबीएस फील नहीं हुआ, लेकिन एबीएस वक्त आने पर काम करेगा। मेरे पास 150 ट्विन डिस्क मॉडल है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही सेटअप वहाँ पर भी मिलता है। अब इंजन चलिए यहाँ पर बढ़िया, लेकिन एबीएस वगैरह का सेटअप वहाँ पर भी सेम है। तो वहाँ पर जब काम मतलब वक्त आता है तो एबीएस काम करता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और पीछे वैसे कोई है नहीं। चलिए अब रियर में जो ब्रेक है उसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं, मोटा मोटा 60 पे ले जाके और ये 64 पे ले जाके रियर ब्रेक। फ्रंट पे 280 था, रियर में आप लोगों को 230 एम तक का डिस्क ब्रेक मिलता है। देखिए मैं कहूँगा इट्स ऑन अ प्रोग्रेसिव साइड। जैसे मैं अमूमन हर बाइक या फिर स्कूटर में कहता हूँ, रियर ब्रेक में जैसे अप्लाई कर रहे हैं हल्का सा स्पीड का स्लो डाउन होना, वही चीज़ आप लोग को यहाँ पर भी मिल रहा है। बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ पर हुआ नहीं है, ठीक है। पहले भी जैसे मिलता था, अभी भी आप लोगों को फ्रंट हो चाहे रियर दोनों ही ब्रेक सेटअप जो है या फिर जो फील है वो आप लोगों को सिमिलर मिल रहा है। अब नहीं, पीछे कोई है नहीं। अब रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार मैनुअली अप्लाई करके देख लेते हैं। वही अराउंड 60 के ऊपर ले जाकर और 67 पे ले जाकर रियर विद फ्रंट। देखिए लाजवाब ब्रेकिंग मेरे हिसाब से आप लोगों को मिल जाएगा, स्पेशली अगर आप लोग ये रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग जो आप लोगों को ओवरऑल यहाँ पर मिल जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ब्रेकिंग के हिसाब से, अगर आप लोग इसको सही तरीके से यूज़ करें, स्पेशली रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अगर आप लोग प्रोपोर्शनली अप्लाई कर रहे हैं तो। अब बात करेंगे यहाँ पर इस बाइक की ब्रेकिंग को लेकर। पीछे वैसे कोई है नहीं, थोड़ी चढ़ाई है, सामने अभी ब्रिज आ रहा है। मोटा मोटा 60 के पास ले जाएंगे और ये 65 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए 280 भाई, वेट तो दोनों में 160 किलोग्राम का है, वहां पर 280 का ब्रेक मिल रहा है, यहाँ पर आपको 300 mm के आसपास का जो है ब्रेक आपको मिल जाता है। बाकी देखिए मैं कहूँगा ब्रेक वहां पर भी काफ़ी सही था। मैं कहूँगा यहाँ पर ना ब्रेक आपको थोड़ा सा और बेहतर महसूस हो रहा है। अब ये मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि दोनों में वेट सेम है, लेकिन यहाँ पर डिस्क साइज थोड़ा सा आपको बड़ा मिल रहा है। स्ट्रेट कारण नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ब्रेक वहाँ पर भी सही है, लेकिन यहाँ पर आपको जो ब्रेक की जो बाइट फीडबैक है वो थोड़ी सी और बेहतर आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। अब नहीं, पीछे वैसे कोई है नहीं। रियर एक बार ब्रेक देख लेते हैं, वही अराउंड ले जाएंगे 60 के आसपास और ये 61 पे ले जाके रियर ब्रेक। वहाँ पे 230 का है, यहाँ पे 240 का है, बट मैं कहूँगा दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही फील होती है। प्रोग्रेसिव नेचर की रेयर ब्रेक पे जैसे आप पैर रख रहे हैं, हल्का सा स्पीड का स्लो डाउन हो जाना जैसे पल्सर में था, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को फील हो रहा है, ठीक है। तो ये था अबाउट फ्रंट एंड रियर ब्रेक। बाकी पीछे कोई है नहीं। रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। ये 63 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट। जबरदस्त ब्रेकिंग आप लोगों को मिल रहा है मेरे हिसाब से। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये जब आप रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को प्रोपोर्शनली अप्लाई कर रहे हैं ना, तो कह पाना मुश्किल है कि पल्सर बेहतर है या फिर ये 19-20 का ही फर्क रहेगा। बाकी हाँ, अगर आप लोग भारी पर चला के देख रहे हैं तो यहाँ पर हल्की सी बिटर आपको फील हो सकती है। बाकी देखिए फ्रंट में अलग से, रियर में अलग से, फ्रंट के साथ साथ रियर में क्या हो सकता है, एक साथ ब्रेक अप्लाई करने पर मैंने आप लोग को यहाँ पर कंप्लीटली बता दी है। सस्पेंशन के बारे में अगर बात करी जाए, देखिए मैं कहूँगा इज ऑन द मिड साइड। चाहे फ्रंट की 37 mm की टेलीस्कोपिक फोक हो या फिर रियर में डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर हो, मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर मतलब मिड साइड पर ही मिलेगा, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। तो देखिए अगर आप इस तरीके से हाईवेज पर हैं, हाई स्पीड टॉप स्पीड, अगर आप लोग कॉर्नरिंग वगैरह करना चाहते हैं, आराम से आप कर सकते हैं। और अगर आप लोग गड्ढों पर जाएंगे, थोड़ा बहुत गड्ढा, तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत बम्प्स पर से जा रहे हैं ये एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन हाँ अगर आप लोग ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे, ज़्यादा बम्प्स पर से गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग को झटका भी फील कराएगी। मतलब एक बैलेंस्ड कंडीशन, इंडियन रोड पे अगर आप लोग चला रहे हैं तो अच्छा खासा आप लोग को रिस्पांस मिल जाएगा, जब तक आप बहुत ज़्यादा गड्ढा फिर बहुत ज़्यादा बम्प्स पर से ना गुजर रहे हो। और अगर आपको ओवरऑल फील के बारे में बताऊँ, देखिए रियर व्यू मिरर अच्छा खासा रियर व्यू दे रही थी, लेकिन आपको सेटअप थोड़ा सा करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ठीक तरीके से रियर व्यू नहीं मिलेगा। आपको अपने हिसाब से इसको सेट करना पड़ेगा, तभी ठीक ठाक व्यू आप लोगों को मिलेगा। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर आपको मिल रहा है, मैं कहूँगा टैकोमीटर भी है, लेकिन डेफिनेटली गियर पोजीशन सेंसर यहाँ पर एक मिस जो होना चाहिए था अपडेट के बाद। आप लोगों का क्या है इस बारे में आप लोग बिल्कुल बताइएगा। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ठीक है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह आप लोगों को यहाँ पर मिल ही जाता है। देखिए मैं कहूँगा काफ़ी स्पोर्टी राइडर पोजीशन आपको मिलता है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा सामने की तरफ झुक रहा है, ठीक ठाक आप लोगों को एक कंफर्ट मिल जाता है राइडर पोजीशन में। प्लस अगर आप लोग देख रहे हैं, एक आप लोगों को यहाँ पर अगर आप
सिटी राइड के लिए यूज करना चाहते हैं, मोटा मोटा 30-35 तक का माइलेज अगर आप खुश है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सिर्फ आप नहीं, पिलन के साथ भी अगर राइड करना चाहते हैं, कंफर्ट इज ऑल्सो गुड और एक्सीलरेशन तो अच्छा है ही, ब्रेकिंग भी आप लोगों को यहाँ पर काफी अच्छा खासा मिल जाता है। तो मैं कहूंगा देखिए बड़ी इंजन है, प्लस यहाँ पर आपको ऑयल कूल भी मिल जाता है। तो मैं कहूंगा अगर आप लोग कभी लॉन्ग राइड पर भी निकलने का प्लान बना रहे हैं, चाहे आप जा रहे हो पिलन के साथ भी जा रहे हो, हल्का सा सामने की तरफ झुक के बैठने में अगर प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा है तो मेरे ख्याल से आप लोग लॉन्ग राइड पर भी इसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। बाकी अब अगर सस्पेंशन के बारे में बात करी जाए, देखिए मैं कहूंगा सस्पेंशन सेटअप कंप्लीटली डिफरेंट मिलेगा। अगर आप लोग पल्सर 220F के मुकाबले यहाँ पर देख रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक यहाँ पर यूएसडी, वहाँ पर डुअल हाइड्रोलिक, यहाँ पर आपको मोनोशॉक मिल रहा है। देखिए मैं स्ट्रेट कहूँगा हैंडलिंग भी आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा। पहली बात तो ये है स्टिफनेस आप लोगों को डेफिनेटली पल्सर के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, मतलब थोड़ी सी स्टिफ आप लोगों को मिला, मतलब हार्ड सस्पेंशन जो है वो आप लोगों को मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा झटका ये फील कराती है। बाकी देखिए हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो, या फिर अगर आप लोग छोटा मोटा तो नहीं चले, कॉर्नरिंग की अगर बात करिए, अच्छा खासा कॉर्नरिंग, तो ये आप लोगों को बेहतर रिस्पॉन्स दे सकती है। पल्सर में भी काफ़ी सही है 220F में, लेकिन यहाँ पर स्पेशली अगर कॉर्नरिंग की भी बात करी जाए तो ये बाइक आपको अच्छा ही रिस्पॉन्स निकाल कर देगी। लेकिन अगर आप लोग गड्ढों पर जाएंगे, अगर आप लोग ज़्यादा बाउंस पर से गुजरे, अब ऐसा नहीं है कि पल्सर में झटका नहीं लग रहा था कंधे या फिर कमर पे, लेकिन यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा पल्सर के मुकाबले, ठीक है। तो सस्पेंशन देखिए जैसे दिखता है वैसे फील भी आप लोगों को दे रहा है, झटका यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल फील की अगर बात करी जाए, देखिए मैं तो कहूँगा रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा रिव्यू दे रहा है। और यहाँ पर ना रियर मिरर को सेट करना थोड़ा सा इजी है, बिकॉज वहाँ पर वाइजर पे है, तो वहाँ पर जितने भी राइडर बैठ रहे हैं अपने हिसाब से बार बार चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर आप सेट कर देते एक बार, तो राइडर अगर ऊपर नीचे चेंज भी होता है, हाइट कम ज़्यादा भी होता है, तो बहुत ज़्यादा राइडर को यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर चेंज करता भी तो ज़्यादा एक्सेसिबल ही है अगर आप 220F के मुकाबले देख रहे हैं तो। बाकी देखिए यहाँ पर हैंडल बार ऊंची है, ठीक है, आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं, स्पेस वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा इसके मुकाबले ऑलरेडी मैंने कहा था। बाकी कंफर्टेबल तो दोनों आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी वहाँ पर थोड़ा सा रेयर फिटेड फुटपैक था, यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट फिटेड फुटपैक जो है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिले। तो देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं सिटी राइड आप कर सकते हैं, लेकिन ये हैंडल बार थोड़ी सी ऊंची है, तो अगर थोड़ी सी झुक कर बैठते, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हैंडल बार होता है तो सिटी राइड में थोड़ी सी इजी होती है। लेकिन अगर आदत बन चुका तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये भी सही है। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग राइड पर जा रहे हैं तो ये जो आप अपराइट बैठ रहे हैं, हैंडल बार थोड़ी सी ऊंची है, ये आपको और बेहतर फील कराती है और ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराती है अगर आप लोग लॉन्ग राइड पर निकलते हैं। बाकी देखिए ऑलरेडी मैंने कहा है दोनों अगर मतलब हट्टा कट्टा होगा तो बैठ सीट में थोड़ी सी कमी फील हो सकती है, लेकिन अगर एक दुबला पतला एक अगर हेल्दी बैठा है तो यहाँ पर सीट में भी स्पेस में कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं तो कहूँगा सिटी हो चाहे लॉन्ग राइड, स्पेशली लॉन्ग राइड पर अगर आप लोग निकल रहे हैं तो ये बाइक आप लोग को और ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस दे सकती है 220F के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो। बाकी यहाँ लाइट वहाँ पर भी प्रोजेक्टर आ चुका था वहाँ पर रात के टाइम पर, और बेहतर लाइट आपको LED प्रोजेक्टर दे सकते हैं इसके मुकाबले। बाकी देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है और कितनी अच्छी हो सकती थी 220F में, क्या और क्या अच्छी हो सकती थी, मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दी है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर से कंक्लूजन, फिर जाकर बात करेंगे फिर दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सा खरीदना सही हो सकता है। बाकी दोस्तों अब ये सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर दोनों बाइक में से आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोगों को बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक चाहिए, रॉनिन 225 की जो बेस मॉडल है सिंगल चैनल एबीएस के साथ, वो बाइक काफ़ी सही है। आप लोगों को यूएसडी, आप लोगों को मोनोशॉक भी मिल जाएगा सिंगल चैनल एबीएस पे, लेकिन हाँ वहाँ पर आपको ब्लूटूथ नहीं मिलेगा। लॉन्ग राइड के लिए वो बाइक भी काफ़ी सही है। लेकिन हाँ मैं कहूँगा अगर आप अपना बजट 1,70,000 के आसपास ला सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पर ये लेजेंडरी बाइक ओन करनी है, लुक आपको पसंद है, फेयरिंग लुक आप लोगों को यहाँ पर चाहिए, बाकी यहाँ पर हाफ फेयरिंग आप लोगों को मिल रहा है, आप लोगों को रात के टाइम राइड करने के लिए अच्छा राइड चाहिए, जिसके लिए आप लोगों को अभी न्यू अपडेट पे प्रोजेक्टर मिल रहा है, आप लोगों को ब्लूटूथ में आप लोगों को नेविगेशन भी यूज़ करना है, आपको सीट थोड़ी सी और ज़्यादा स्पेशियस चाहिए, हल्की सी आप लोगों को यहाँ पर ये जो स्पोर्टी पोजीशन है ये आप लोगों को पसंद है, आप खुद राइड करते हैं, पिलन के साथ राइड करते हैं, आप सिटी राइड करते हैं, लॉन्ग राइड पर भी आप निकल जाना चाहते हैं, आपको ऑयल कूल इंजन भी चाहिए, आप लोगों को अच्छा एक्सेलरेशन, अच्छी ब्रेकिंग भी चाहिए और माइलेज भी आप लोगों को 30-35 किलोमीटर के आसपास चाहिए। मेरे ख्याल से 1,70,000 के आसपास अगर आपकी बजट है, पल्सर 220 आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट रह सकता है। लेकिन अगर आप लोगों को ब्लूटूथ की जरूरत नहीं है, आप लॉन्ग राइड के लिए बाइक ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस चाहिए फॉर बेटर सेफ्टी, मेरे ख्याल से 1,80,000 के आसपास बजट में आप कह सकते हैं रॉनिन 225 की जो मिड मॉडल है वो भी काफ़ी सही है। लेकिन हाँ पल्सर 220F के मुकाबले अगर आप लोग 20-25 हज़ार रुपये तक बजट अपनी और बढ़ा सकते हैं और आपको कुछ चीज़ें और बेहतर चाहिए, जैसे कि यहाँ पर टायर्स हो गया और चौड़े आपको चाहिए, फॉर बेटर सेफ्टी आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस चाहिए, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो स्लीपर असिस्ट क्लच है ये आप लोगों को चाहिए, माइलेज अगेन 30-35 किलोमीटर तक की चाहिए, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी और आप कह सकते हैं जो कंफर्टेबल राइडर पोजीशन स्पेशली लॉन्ग राइड्स के लिए आप लोगों को चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगेन कहूँगा आप खुद राइड करते हैं पिलन के साथ,
अगर आप लोग सीरीज में भी राइड कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप लोग लॉन्ग राइड के लिए भी देख रहे हैं, 20-25 हज़ार रुपये अगर अपना बजट बढ़ा भी रहे हैं, क्या क्या डिफरेंस इस मॉडल के मुकाबले मिल रहा है यहाँ पर ऑलरेडी मैंने वॉक अराउंड के दौरान बता दिया है। तो सारी चीज़ों को अगर आप लोग कंक्लूड करते हैं तो एक अच्छा प्रोडक्ट आप लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं। पल्सर 220F के मुकाबले रॉनिन 225 में भी अगर आप लोग आ रहे हैं तो बाकी देखिए दोनों बाइक में आप लोगों को चीज़ें क्या मिल रही है, कितनी ये दोनों बाइक अपने अपने हिसाब से और अच्छी हो सकती थी, कंप्लीटली मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आफ्टर दिस रिव्यू आप क्या समझ रहे हैं पल्सर 220F के मुकाबले यहाँ पर रॉनिन 225, आप कौन सा बाइक खरीदना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट अगेन। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक का स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।